तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यह चैनल हमारा आपकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। दोस्तों हमने जैसा कि पहले पढ़ा अनुच्छेद 1, 2, 3 जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम यहाँ पे केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमने अनुच्छेद 1, 2 और 3 के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर चलते हैं, जो कि हमारा अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 13। तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद नंबर 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा से अर्थ ये है कि कोई भी एक क्षेत्र या एक बहुत बड़ा क्षेत्र और राज्य का दर्जा कब और कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात अगर उसे राज्य का दर्जा प्राप्त करना है तो उसके अंदर वे सभी गुण होने चाहिए, उसके अंदर वे सभी एरियाज होने चाहिए और इतना कि उसका क्षेत्रफल भी उतना अधिक होना चाहिए जितना एक राज्य के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 13 की ओर। 13 हमारा मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होता। मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होता, इसका क्या अर्थ है। अर्थात हमारा जो मूल अधिकार है, अगर हम उस मूल अधिकार को अपनाते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो उसके दायरे में आने वाला कोई भी ऐसा कानून जो असंगत होगा वह हम पर लागू नहीं होगा। मतलब एक ऐसा कानून जो किसी पे भी लागू नहीं होता। अच्छा, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप किसी मूल अधिकार का उपयोग कर रहे हैं और उस मूल अधिकार का उपयोग करते हुए आपको कोई समस्या आ गई और आपने उस समस्या को हल करने के लिए अपने मूल अधिकार का प्रयोग किया और जो कानून के दायरे में नहीं होता है आपने उस कार्य को भी किया, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। आप केवल आप मूल अधिकार का भी उपयोग करिए, देखिए साथ ही साथ जो कानून है, जो नियम है, आप उनको भी उपयोग करिए और ना तो आप पर कोई अतिरिक्त कानून लगाया जा सकता है और ना ही आप किसी अतिरिक्त कानून का उपयोग कर सकते हैं जो कि एक असंगत हो। तो चलिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। ये दोनों अनुच्छेदों के बारे में हम जान चुके हैं। अब इसको रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं समानता का अधिकार। तो देखते हैं दोस्तों हमने 12 और 13 के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपने अनुच्छेद 14 की ओर चलते हैं। 14 से लेकर के जो हमारा 18 तक का अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद समानता के अंतर्गत आता है। अर्थात 14 से लेकर के 18 के बीच में जितने भी अनुच्छेद आएंगे वो सब हमारी समानता से संबंधित होंगे। और मैं आपको इसे याद भी करा दूंगी। जैसे हम अनुच्छेद नंबर 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अर्थात हमें या कोई भी हम जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जात के हों, हम कानून के समक्ष समान हैं। अर्थात कानून हमें हर जगह हर स्थान पर समान रूप से देखता है। ऐसा नहीं कि हम किसी अदर कास्ट से हैं तो हमें कानून ज़्यादा महत्व देगा, हम किसी निम्न कास्ट से हैं तो कानून हमें हमारा कोई महत्व ही नहीं समझेगा। ऐसा नहीं है, कानून के लिए सब एक समान है। अब अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें, धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं है। विभेद देखिए, जब हमारा कानून ही हमें समानता देगा तो और किसी की तो कोई जो है हद ही नहीं है या किसी की और कोई वही नहीं है कि हाँ वो हमें किसी अन्य आधार पर विभेद कर सके, क्योंकि हमारे लिए कानून खड़ा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति आदि के आधार पर हम पे विभेद नहीं कर सकता है। विभेद करने का अर्थ है जैसे कि अगर हम बात करें कि नेताओं का चुनाव होता है, अगर नेताओं का चुनाव होता है तो उसमें आप इस आधार पे केवल एक व्यक्ति को चुनाव ना लड़ने के लिए इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप किसी मुस्लिम जाति के हैं, आप किसी हिंदू धर्म जाति के हैं, आप ईसाई धर्म जाति के हैं या किसी भी जाति के हैं, क्योंकि
हम सब, ये भारत देश है और हम सब एक हैं इसमें। दूसरी बात इसलिए धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई किसी को किसी भी कार्य करने के लिए मना नहीं कर सकता है। तो कानून ही अगर हमें समानता देगा तो धर्म, जाति इन सब के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे द्वारा कोई भी बात का ठोस पहुँचा हो तो उसके लिए क्षमा है। अब देखते हैं हम अपने अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद अगर हम 16 की बात करें तो नौकरी में समानता है। नौकरी में समानता का अर्थ है कि किसी भी वर्ग को ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े लेवल का, यूपीएससी का, आईपीएस का, सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उच्च वर्ग के लोग ही जो है इसको दे सकें और जो है अदर कास्ट के लोग इसको नहीं दे सकते हैं, या किसी भी प्रकार की नौकरी हो इसमें जाति वर्ग विशेष को रख कर के वो नौकरी कैटेगरी को नहीं डिवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए नौकरी में समानता भी है। जब कानून ही हमें समानता देता है तो धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई विभेद ही नहीं है, और जब धर्म, जाति आदि के आधार पर कहीं भी विभेद नहीं है तो नौकरी में समानता भी हमें अपने आप मिल जाएगी। फिर अनुच्छेद 17 की बात करें। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अगर हर व्यक्ति हर जगह नौकरी कर रहा तो अस्पृश्यता का तो कहीं प्रचलन ही नहीं सकता है, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे निम्न वर्गों को या कोई भी वर्ग हो जिसके साथ अस्पृश्यता का जो उत्पाद किया जाता है बहुत ही गलत है ये, इसलिए अनुच्छेद 17 है ये। फिर अनुच्छेद 18 की हम बात करें तो ये उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति आदि के आधार पर भेद नहीं करता, अर्थात कानून हमें समानता दे देता है। तो हम धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकते हैं। और अगर हम धर्म, जाति आदि के आधार पर भेद नहीं करते हैं तो हमें नौकरी में भी समानता मिल जाएगी, और अगर नौकरी में समानता मिल जाएगी तो पढ़े लिखे होने के कारण या जैसे भी हो उससे अस्पृश्यता का अंत होगा ही होगा, और उसके साथ साथ उपाधियों का भी अंत हो जाएगा। यहाँ पे जो भी बातें मैं कह रही हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए है। फिर आ जाते हैं हम अपने अनुच्छेद 19 की ओर। 19 वाला जो अनुच्छेद है और आगे के जो भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो सके। आप पहले इसको रिवीजन करें और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।